तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बात बड़ी प्यारी बोली गई है, अगर जिंदगी में इसको उतारोगे अंदर तक तो आप लोगों को समझ में आएगा कि रियलिटी में हम लोग कैसे अपने ही साथ में कई बार खेलते रहते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग मेहनत करने से बचने के लिए एक शब्द यूज कर लेते हैं कि यार ये मेरी किस्मत में नहीं है, ये मेरे नसीब में नहीं है। ये तो वही बात होगी कि जो मांझी है वो पहाड़ न तोड़ता और बोल देता मेरे नसीब में नहीं था वो पहाड़ तोड़ना। ठीक है, इस तरीके से मिल्खा सिंह बोल देता है मेरी किस्मत इतनी खराब थी, मेरे नसीब में ही नहीं थे ये सारी चीजें, तो मैं कैसे इतना बड़ा जो है वो दौड़ने वाला इंसान बन जाता। तो ये वही बात हो गई कि एक तरीके से इंसान जो है वो अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है अपने आप ही, और नसीब को बेसिकली उसके ऊपर छोड़ देता है कि नसीब की वजह से ये चीजें मेरी जिंदगी में नहीं हो पाई। पर लेकिन अगर बात करें, अगर आप लोग नसीब में विश्वास भी रखते हैं कि नसीब और किस्मत जैसी कोई चीज होती है, तो अगर कोशिशें करना आप लोग नहीं छोड़ोगे और अपनी कोशिशों का कद जो है वो अपने नसीब से बड़ा कर लोगे, तो जो नसीब है वो भी आप लोगों के सामने झुकता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा, बेसिकली जो ये मूवी है मांझी मूवी का डायलॉग है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान भी आप लोग के भरोसे बैठा हो। यानी कि भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी आप लोग बोलिए, वो आप लोग की हेल्प तभी करने स्टार्ट करेगा जब आप लोग उठकर खड़े होगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। अगर आप लोग मस्त तरीके से लेटे हुए अपने बिस्तर में और आप लोगों का काम करने का मन नहीं है, तो भगवान कभी भी आप लोगों के पास में नहीं आएगा, कभी भी आप लोगों की हेल्प नहीं करेगा। हाँ, आप लोगों ने कोशिश करना स्टार्ट की है तो वो आप लोगों को हमेशा अप्रिशिएट करेगा, वो हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करेगा, हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करेगा। तो पहले आप लोगों को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ये तो थी मेरी राय, आप लोगों की कुछ राय है इसके बारे में कि जो यहाँ पे बातें बोली गई है इसमें ये सही है और ये गलत है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। आज था 8 अप्रैल, कैसा रहा आज का ये दिन, किस तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, कोई कमी या खामियां रही तो उसके बारे में आप लोग बताइएगा। कितने प्रतिशत आज के इस दिन को आप लोग मार्क्स दोगे और कल के दिन को कैसे आप लोग तैयार करके चल रहे हो, ये आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि एक एक दिन से ही जो है हमारी जिंदगी बनती है। अगर एक एक दिन को आप लोगों ने ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया तो जिंदगी को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसी के साथ में जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा रुकिएगा और सोचिएगा कि आज का लेक्चर जो है वो कैसा रहा, कितनी चीजें समझ में आएगी और कितनी चीजें याद है, ताकि चीजों को ढंग से आप लोग जिंदगी में उतार सको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। काफी कुछ शानदार रहेंगी न्यूज, एक एक न्यूज जो है वो आप लोगों को ढंग से सुननी है। उसी के साथ में क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, जिससे कि आप लोग उस न्यूज को कितना समझो ये भी समझ में आएगा। तो यानी कि अच्छे से न्यूज सुनना है टकटकी लगाकर। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप लोग कई सारे स्टार लगा सकते हैं। ऑलरेडी यूपीएससी में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है डायरेक्ट आप लोगों से। ठीक है, दो मेन स्टाइल है, एक का नाम है यहाँ पर नागरा और दूसरा है द्रविड़ा। नागरा और द्रविड़ा जो है ये अलग अलग तरीके स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे नागरा के बारे में अगर बात करेंगे तो ये एक ऐसा स्टाइल है जो कि आप लोगों को नॉर्मली जो टेंपल का यहाँ पर देखने को मिलेगा अलग साइड में और द्रविड़ा अलग साइड में। पर लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर इसका भी आप लोग कंपोनेंट और इसका भी कंपोनेंट मिला देंगे तो आप लोगों को यहाँ पर वसेरा में देखने को मिलेगा। यानी कि ये मिक्सचर है, ये हाइब्रिड टाइप के टेंपल देखने को मिलेंगे जिसमें दोनों का मिक्सचर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर बात करें जो नागरा स्टाइल है यहाँ पर, ये एक तरीके से जो स्टाइल है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पाया जाता है, और इसमें क्लासिफाइड जो रहता है इसमें मल्टीपल शिखर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात करें नागरा में कुछ इस तरीके से टेंपल बनाए जाते हैं, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि टेंपल की कुछ ऐसी चोटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मंदिर देखना कुछ ऐसी गोल गुम्बद सी बनाई जाती है और कई तरीके छोटे छोटे भी कई बार टेंपल यहाँ पर बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी चोटी रहती है। पर लेकिन जब द्रविड़ा स्टाइल में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से एक ही चोटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक ही जो है पर्टिकुलर इस तरीके से ऊंची चोटी आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, तो सिंगल जो शिखर बेसिकली इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं जो शिखर होगा यहाँ पर, इसमें सिंगल ही आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि दोनों का स्टाइल में डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। कई बार इनके बारे में अगर बात करें तो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको अभी बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर इसका नाम इनका अलग अलग नाम रखा है। जैसे यहाँ पर गर्भगृह हो गया, ठीक है, जहां पर बेसिकली जो भगवान की जो तस्वीर जो रखी जाती है, ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग देखते हैं। इसको यहाँ पर जो शिखारा बोल दिया, ये पर्टिकुलर जो एरिया हो गया। ठीक है, तो ये इसके नाम होते हैं, कई बार छोटी छोटी जो चीजें होती है पूछ ली जाती है, तो मतलब यही चीजें हैं, पर लेकिन बनाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। पर लेकिन जब वसेरा में आएंगे तो आप लोग यहाँ पर दोनों तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं नॉर्मली एक तरीके से। अगर बात करें, एक और बात है यहाँ पर, जब आप लोग बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो जो नागरा स्टाइल है यहाँ पर, ये आप लोगों को ग्राउंड से थोड़े से ऊपर उठे हुए थोड़े से ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, तो यानी कि नागरा स्टाइल जो है एक तरीके से हायर देन द ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर चढ़कर जाओगे तो देखने को मिलेंगे।
और ये जो होता है बेसिकली जो ये वाला स्टाइल है, ठीक है, तो ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, एक तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को नीचे ही चीजें देखने को मिलेंगी इसके कंपेयर में अगर बात करेंगे तो, मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रटना है। अगर थोड़ा सा इस तरीके से पूछ लिया है तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर है, अगर मेन तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो ये हो गया टोटल पूरा एक स्ट्रक्चर जो आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर इसको क्या बोल दिया, इसको बोलते हैं यहाँ पर मंतापम, ठीक है, ये यहाँ पर वाटर टैंक देखने को मिलेगा, पिलर जो रेड, जो यहाँ पर पिलर रेड होल इसको बोला गया है, तो ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। चारों तरफ यहाँ पर आउटर वॉल बनाई जाती है टेंपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। गोपुरम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, एंट्रेंस जो होता है, यानी कि यहाँ से एंट्रेंस करेंगे वो भी काफी शानदार होता है, और जहां तक पहुंचेंगे वो भी आप लोगों को शानदार देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से भव्यता दिखाने की कोशिश की जाती है कि पुराने टाइम पर कैसा एक तरीके की चीजों को एक नहीं अप्रिशिएट किया जाता है, कल्चर को, इंडियन कल्चर को। देखिए जो टेंपल होते हैं ना, वो एक तरीके से बड़ी सिस्टमेटिक वे में बनाए जाते हैं। अगर आप लोग उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कल्चर का बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे देश की। खासकर अगर बात करें अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड है, वो एक अलग बात है। संविधान में आप लोगों को पता है, अगर पार्ट 3 के अंदर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर अपने खुद के रिलीजन को आप लोग आगे लेकर चल सकते हैं। तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आप लोग को ये अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। और जो पूरा ऑर्डिनेंस उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए लेकर आया गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 213 यहाँ पर पावर देता है कि वो अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये कई सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। एक मेन इशू क्या था, ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस लाया गया, क्या दिक्कत देखने को मिल रही है, सेंटर के साथ में क्या इशू निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरा टेंपल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें कुछ फेस्टिवल्स, क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर इनकी बनी हुई है वो बता दिए, जो कि हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, ठीक है। अब क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। बोला गया यहाँ पर जो कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर है, शिखरन जिसको विमानन भी बोलते हैं, या फिर इनको यहाँ पर बेसिकली बोला जाता है यहाँ पर क्या, रेखादुला, ठीक है। एक है मंडपास जिसको बोला जाता है यहाँ पर पिदादुला, और एक है यहाँ पर गोपुरम जिसको बोला जाता है यहाँ पर, ये है बेसिकली खाकरादुला, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोग को बताना है। मैंने अभी बताया आप लोगों को, देखता हूँ कितने को याद है। ए इसमें ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर दीजिए। एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए ताकि यहाँ पर एक तरीके से दोनों के क्वेश्चन के आंसर एक साथ बता सकूं। बोला जा रहा है कि उड़ीसा टेंपल जो है उनको ब्लैक पगोडास के नाम से आप लोग जानते हैं। तो बेसिकली पुरी जगन्नाथ टेंपल जिसको पुकारा जाता है, ठीक है, लिंगराज टेंपल भुवनेश्वर, या सन कोणार्क टेंपल, या फिर यहाँ पर जिसका नाम है बेसिकली राजा रानी टेंपल। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आंसर आप लोग बताइए। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर बताइए, उसके बाद में आंसर आप लोग को देखना है। पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई, और ये कलिंगा स्टाइल में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली चीजें नजर आएंगी, ओके। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी आप लोगों को पहले का आंसर डी और इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। कोणार्क सन टेंपल ब्लैक पगोडा, और इसी के साथ में जगन्नाथ जो टेंपल इन पुरी, ये आप लोगों को बेसिकली व्हाइट पगोडा देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में ये स्टेटमेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का, कल्चर का पार्ट था, जिसके चलते करंट भी न्यूज मैंने आप लोगों को बता दी, और स्टेट पीसीएस के लिए भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर एग्जाम के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इकोनॉमी के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं आप लोगों को अगर छोटी सी एक चीज बोलूं कि जिंदगी में अगर आप लोग अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे, ठीक है, तो उससे आप लोगों को डे बाय डे का जो दिन है वो तो आप लोगों को प्रोडक्टिव हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों की बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी, और इसी के साथ में आप लोगों की हेल्थ भी सही रहेगी, और आप लोग बीमारी से जो है काफी दूर, आप लोग की दूरी काफी डिस्टेंस आप लोग की बीमारी से बनी रहेगी, ठीक है। तो एक तरीके से सारी चीजें आप लोग की अच्छी रहेगी। करना क्या है, बस ओनली एक्सरसाइज रेगुलर आप लोग करनी है, यानी कि एक काम करने से कई सारे फायदे आप लोग को अच्छे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट मुझे याद आती है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, वो वाली बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी क्यों है ये, क्या इसके बारे में बात करूंगा, एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जिसको आप लोगों को समझना है। ये प्रीलिम्स के अंदर भी और जीएस पेपर 2 and 3 गवर्नेंस और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस या फिर आप लोग थ्योरी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक सिंपल शब्दों में मैं आप लोग को समझाऊंगा, जिससे आप लोग कोई डाउट देखने को नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं डबल डिविडेंड हाइपोथेसिस। तो डबल डिविडेंड हाइपोथेसिस का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि जैसे मैंने बोला आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब क्या है इसका मतलब यहाँ पर यह कि अगर इन्वायरमेंटल टैक्स लगाया जाता है, यानी कि अगर कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है और हम लोग उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, तो उससे क्या फायदा देखने को मिलता है, उससे दो फायदे देखने को मिलते हैं। एक तो इन्वायरमेंट इंप्रूव होता ही होता है, और दूसरा जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन भी इंप्रूव होती है।
यानी कि एक काम करने से दो चीजों का फायदा हो गया। आप लोगों ने देखा कि एक तीर से दो निशाने, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये जो हाइपोथेसिस है यहां पर ये इसी तरीके से बातें करती है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर समझाने के लिए बोला जाए तो इसके बारे में एक स्लाइड में आप लोगों को बताता हूं इसका मतलब क्या है। डबल डिविडेंड हाइपोथेसिस के बारे में अगर बात की जाए, जैसे आज की डेट में हम लोग टैक्स लगा देते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई ऐसे व्हीकल यूज कर रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोगों ने टैक्स लगा दिया। ठीक है, काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया आज के डेट में देखो। तो अगर उनके ऊपर टैक्स लगा दिया तो लोग क्या करेंगे, वो जो व्हीकल है उनको यूज करने से बचेंगे, पहली इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब वहां से जो पैसा आ रखा है वो पैसा जो आप लोगों ने टैक्स में इकट्ठा किया है, अब मान लीजिए कोई खाने पीने के प्रोडक्ट है, कोई एजुकेशन के प्रोडक्ट है, या फिर कोई दूसरी चीजों के प्रोडक्ट है जिन पर हम लोग ऑलरेडी टैक्स वसूल कर रहे हैं, यहां से टैक्स इकट्ठा करके काफी सारा वहां पर हम लोग जो है वो टैक्स कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये इससे काफी फायदा होगा। अगर एक इंसान जो है उसको बेसिकली अपनी जिंदगी में कम टैक्स पे करना पड़ेगा तो अपने पैसों को अच्छी जगह यूज कर सकते हैं। तो यानी कि एक जगह कोई इंपैक्ट डाला, उसकी जगह कहीं और इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, एक और अच्छा सा उदाहरण जो आप लोग समझ पाएंगे। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा डीजल और पेट्रोल के प्राइस जो है हमारे देश में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्या आप लोगों को क्या लगता है कि गवर्नमेंट इतना इसका प्राइस क्यों रखे हुए? तो इसके आप लोगों को कई सारे रीजन देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1 जो आप लोग नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं, ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मार्केट में यहां पर लाने हैं तो डीजल और पेट्रोल के व्हीकल को जो आप लोगों को बेसिकली उसके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि जनता जो है उनको खरीदने से बचे। अगर डीजल और पेट्रोल के प्राइस जो है हम लोगों ने इतने ज्यादा बढ़ा दिए यहाँ पर कि जो इनके व्हीकल हैं, लोग ये सोचे यार इसमें फालतू में जिंदगी बर्बाद कर रखी है, 100-150 रुपए यहाँ पर लीटर आ रहे हैं, तो क्यों ना इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट हो जाए यहाँ पर। तो ये एक तरीके से पहले तो स्टेटमेंट ये होगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर लोग जो है शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये कि इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंच रहा है आज की डेट में हम लोग डीजल और पेट्रोल के व्हीकल से, वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचना काफी ज्यादा आप लोगों को कम होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में। जो हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में अभी टारगेट रखे थे कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को यहाँ पर सेव करेंगे अच्छे से और 2070 तक हम लोग को कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट का एक इशारा है कि हम लोग इसीलिए यहाँ पर इतना टैक्स लगाते हैं, वरना गवर्नमेंट चाहे तो इसको कम कर सकती है। पॉइंट नंबर 3, मैंने आप लोग कई बार बताया कि 85% हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंट्री में क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो है वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। अगर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर से खरीद कर लेकर नहीं आएंगे तो इतना पैसा जो हमारा बाहर जा रहा है वो पैसा बाहर नहीं जाएगा, और ये पैसा अगर बाहर नहीं जाएगा तो दुनिया भर का टैक्स लोगों के ऊपर लगता है। कहीं ना कहीं उस टैक्स में कुछ ना कुछ कमी की जा सकती है। पॉइंट नंबर 1 इसी के अंदर। पॉइंट नंबर 2 में आप लोगों को देखने को मिलेगा हम लोग अपनी ही कंट्री के अंदर में खासकर सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, उसको बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे, तो इससे और अच्छे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लोग खरीदते हुए नजर आएंगे, इसके चलते और फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि एक काम करने से कई सारे फायदे हो रहे हैं, तो एक तरीके से डबल डिविडेंड हाइपोथेसिस बोलते हैं। और यहां पर कहीं ना कहीं ये जो टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है डीजल पेट्रोल के ऊपर इतना सारा, उसी से कोविड-19 के टाइम पर लोगों को खाना प्रोवाइड कराया गया, फूड प्रोवाइड कराया गया, उसी के चलते कई सारे डेवलपमेंट के काम यहां पर चलाए गए। अभी जो दवाइयां थी, मेडिसिन थी, उनके ऊपर काम किए गए, और बहुत सारी और भी फैसिलिटीज जो हैं अलग अलग लोगों के लिए प्रोवाइड कराई गई। यहाँ पर खासकर अभी यहाँ पर जो हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ाया गया। तो गवर्नमेंट जो है उसके पास में अलादीन का चिराग नहीं है, वो हम ही लोगों से पैसा लेती है और उसी का हमारे ऊपर इस्तेमाल करती है। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये डबल डिविडेंड थ्योरी यहाँ पर ये बोलती है कि आप लोग को रॉबिनहुड पांडे बनना है। मतलब क्या इसका मतलब? इसका मतलब है कि अमीरों से पैसा लेना है और एक तरीके से गरीबों तक पैसा पहुंचाना है। इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो अगर एक तरीके से फोर्स किया जाता है यहाँ पर लोगों को कि आप लोगों को ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, इसके पीछे रीजन है कई सारे। एक टाइम पर ऐसा हुआ करता था 19th सेंचुरी में, लंदन स्मोग आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिस्ट्री उठाकर पढ़ोगे तो समझ में आएगा लंदन की इतनी बुरी खस्ता हालत हो गई थी जब यहाँ पर जो एक तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उस टाइम पर लंदन के ऊपर एक काली परत छाई रहती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली। तो हिस्ट्री में लोग जो है इन्वायरमेंट की वजह से काफी सारी चीजें बर्बाद होते हुए पाए हैं। अगर बात करें यूएसए के अंदर इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि नदियों के अंदर जो है आग लगने लगी थी। अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले सुना होगा, कई बार मैंने पढ़ा है आप लोगों को, कि अभी रिसेंटली कर्नाटक के अंदर बेसिकली कई सारी ऐसी लेक है जिनके अंदर आग लग जाती है। इतनी बुरी कंडीशन उनकी हो चुकी है, इतने बुरे उनके अंदर पोल्यूटेंट मिल चुके हैं। बीजिंग चाइना के अंदर स्मोक फैल गई थी, बड़ी बुरी करेगी, उनके द्वारा स्टेप उठाया गया। और फिलहाल उसी पैटर्न में आप लोगों को अपनी कंट्री में नॉर्दर्न इंडिया देखने को मिलेगा, जहां पर काफी लार्ज स्केल पर पोल्यूशन है। कहीं पर भी जाओ तो ये माना जाता है कि पोल्यूशन जो है सबसे ज्यादा टॉप पे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, दिल्ली का एनसीआर वाला रीजन। तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें क्या हैं, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और खासकर यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। पर लेकिन अगर यहाँ पर टैक्स लगा दिया जाता है, अगर यहाँ पर बेसिकली इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने वाली चीजों के ऊपर में, तो इन्वायरमेंट तो यहाँ पर सुधरता ही सुधरता है, साथ ही साथ में यहाँ पर उसके पैरेलल में कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो
तो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस जो है वो यहाँ पर एक नया सिस्टम निकल कर आता है, और ये दोनों डेवलप और डेवलपिंग यानी कि जो अमीर और गरीब कंट्री है या फिर जो अमीरी की ओर चल रही है, उनमें दोनों में लोगों की जो डिमांड है वो चाहते हैं कि सेफ क्लीन इन्वायरमेंट रहे ताकि जिंदगी जो है वो अच्छे से चलती रहे। क्योंकि पिछले कुछ दशक में हम लोगों ने इतने लार्ज स्केल पर ऑयल कंजप्शन करना स्टार्ट कर दिया। पहले आप लोग देखिए कितना ऑयल कंजप्शन किया करते थे, और आज के डेट में आप लोग यहाँ पर देखिए एक नहीं कहते एक तरीके से हद पार करके रख दी है। इसी तरीके से हमारा ऑयल का इंपोर्ट भी बढ़ेगा, जब कोई चीज खरीदेंगे तभी तो उसको यूज कर पाएंगे, तो इसका भी कंजप्शन आप लोग यहाँ पर इतने लार्ज स्केल पर यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि मुद्दा यहाँ पर यह कि हम लोगों ने जिंदगी जो है वो काफी ज्यादा बर्बाद कर ली है। इस तरीके से हम लोग इन चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं, और ये इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रही है, साथ ही साथ में हमारी कंट्री में अगर बात करें, देखिए एक इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। फिलहाल जो है हर एक बड़ी बड़ी जो एमएनसी है जो कार बनाती है हमारे देश में देखने को मिल जाएगी। लोग जो है गाड़ियां दबाकर खरीद रहे हैं, बाहर से हम लोग क्रूड ऑयल भी दबाकर खरीद रहे हैं, तो एक तरीके से बोले तो हमारी इन्वायरमेंट को हम लोग दबाकर बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं बाहर वाले लोग जो है तेल भी बेच रहे हैं हम लोग को, और इसी के साथ में हम लोग गाड़ी भी बेच रहे हैं। ना हम लोग गाड़ी बना रहे हैं और ना ही हमारे पास में ज्यादा तेल है, दोनों ही चीज जो है हम लोग भाड़े की ले रहे हैं। सोचो हमारे देश में गाड़ियां बनाई जा रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जा रहे हैं, वो भी हम बाहर से खरीद कर ही लेकर आ रहे हैं, तेल की हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो कितना सारा पैसा जो हम लोग बाहर भेजते हैं वो बच जाएगा, और हम लोग अपनी कंट्री में ग्रोथ में और प्रोडक्टिविटी में उस पैसे को स्टार्ट यूज करना एक तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे। आज की डेट में कंडीशन ये हो गई, खासकर कोविड-19 के चलते और ज्यादा यहाँ पर इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन का रिस्क हुआ, लोगों ने जिनके पास में खुद की गाड़ी नहीं थी उन्होंने भी अपनी गाड़ी खरीद ली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से लोग जो है वो बचे। ठीक है, तो इसके चलते कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पर इनएफिशिएंट माना गया। अभी फिलहाल की कंडीशन अगर देखें, लोगों के पास से पैसा ही बढ़ रहा है यहाँ पर, और बैंकिंग जो फैसिलिटी है वो दुनिया भर के लोन फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, तो लोगों ने अपने खुद के बहुत सारे व्हीकल खरीदे। इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुकी है, यानी कि दुनिया की जो आज के में बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी हर एक कंपनी का ऑफिस जो है आप लोगों को इंडिया में देखने को मिल जाएगा। 3.5 मिलियन यूनिट कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल हमारे देश में बेचे गए पिछले कुछ टाइम में, अगर आप लोग बात करते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारी कंट्री में जो है कितने लार्ज स्केल पर सड़कों पर अगर आप लोग निकलोगे दो बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर आसपास में, तो आप लोगों को लाइन लगी मिलेगी। रिक्शा बेसिकली कहीं पर आप लोग गाड़ी, कहीं पर स्कूटर, कहीं पर मोटरसाइकिल, कहीं पर बस, कहीं पर पर्सनल गाड़ी, कार, मतलब एक तरीके से हर तरीके की टाइम पाए, और इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो इन्वायरमेंट को भी और ध्वनि प्रदूषण दोनों तरीके की चीजें नजर आएंगी। तो काफी बड़ा शेयर यहाँ पर निकल कर आता है, क्योंकि ये व्हीकल चल रहे हैं तो ऑयल रहेगा, ऑयल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जब ऑयल खरीदेंगे तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करेंगे। तो ये एक साइकिल बन जाती है पूरी भाई साहब यहाँ पर, इस तरीके से अगर चीजें चलती है, और काफी हद तक चीजों को ये बर्बाद करती हुई चलती है पैटर्न में। जो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर जो डबल डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो थ्योरी है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई कि डबल डिविडेंड हाइपोथेसिस, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब सोचो आप लोग यहाँ पर डीजल पेट्रोल के ऊपर जो प्राइस यहाँ पर बढ़ाई गई काफी लार्ज स्केल पर, तो ये खुद इंडियन के जो ऑयल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा बोला गया कि जो पैसा यहाँ से हम लोग निकाल कर लेकर आ रहे हैं उसी पैसे को हम लोग यूज करें कोविड-19 वैक्सीन, लोगों को खाना पहुंचाने में, एक तरीके से वो सब चीजों में पेंडेमिक के टाइम पर हम लोगों ने यूज किया, लोगों को वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड कराने में हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। और इसी के चलते लोग जो है जितना यहाँ पर प्राइस बढ़ा तो लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफर किया गया। इसी के चलते ये सारी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कार्बन एमिशन भी काफी कम हुआ। यानी कि जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है वो कहानी यहाँ पर शब्दों में लिखी गई है बाकायदा। कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, कैरेट और स्टिक पॉलिसी, यानी कि एक तरीके से आगे तो है एक गधा, आप लोगों ने एक में पिक्चर नहीं डाला, अगर पिक्चर आता तो यहाँ पर आप लोग समझ पाते, पिक्चर डालने भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे गधा है, ठीक है, तो आप लोगों को गधा देखने को मिलेगा। मान लीजिए गधा मैं बना देता हूँ, जैसे यहाँ पर, चलिए जो भी है मान लीजिए, मतलब गधा है गधा नहीं है तो बन गया, क्या नाम है, नहीं है तो एक सींग वाला गेंडा बन गया। चलिए जो भी है, इसके आगे गाजर लटका रखी है, गाजर का, और पीछे जो है डंडा है इसको मारने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर ये सही चलेगा तो गाजर दी जाएगी, गाजर का लालच, अगर नहीं चलेगा तो डंडा मारा जाएगा। तो वही चीजें हैं, एक साइड में तो टैक्स लगाया जा रहा है कि यहाँ पर आज के डेट में कोई भी यहाँ पर डीजल पेट्रोल के व्हीकल यूज न करें, और दूसरी साइड में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर दुनिया भर का पैसा लगाया गया, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर आएगी, जिसके चलते उसमें भी दुनिया भर का पैसा दिया गया। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली, जिसके चलते फास्टर एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड व्हीकल, जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो फेम वाली स्कीम निकल कर आई वे यहीं से निकल कर आई। मतलब कहने का क्या है कि उधर तो टैक्स लगा रहे हैं दुनिया भर का, और इधर छूट दी जा रही है ताकि लोग जो है वो इसके ऊपर जंप करें। तो यहाँ पर जो फेम है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से बन सकता है। इसका सेकंड फेज अभी स्टार्ट किया गया, जिसमें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा भी अच्छा खासा बजट दिया गया, जिसके चलते आने वाले टाइम में यहाँ पर बोला गया कि रिप्लेस करेंगे 30% जो प्राइवेट कार होती हैं और 70% जो कमर्शियल कार होती हैं। ये 2030 की इलेक्ट्रिक व्हीकल का विजन है। 40% यहाँ पर जो बसेस होती है और 80% जो है
जो व्हीलर होते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो 1.2 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सड़कों पर आप लोगों को नजर आएंगे, ये यहाँ पर टारगेट रखा गया है। तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट को भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और कई सारे जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, पोर्ट ब्लेयर, ये सारे आगे निकलकर यहाँ पर आए। तो ये ऐसा इंपैक्ट आप लोग यहाँ पर इसका नजर आएगा। तो गवर्नमेंट इस तरीके से काम करती है। जब आप लोगों को एक जगह उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, मान लीजिए डीजल के प्राइस यहाँ पर काफी ज्यादा हाई हो गए। अब एग्रीकल्चर के अंदर भी अगर किसी को इरिगेशन करनी है तो वहां पर वो उसमें इंजन नहीं लगाएगा जिसमें वो डीजल डालना पड़ता है। वो क्या करेगा, वो कुसुम स्कीम यूज करेगा, प्रधानमंत्री कुसुम, यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें सोलर पंप लगाए गए थे यहाँ पर खेतों के अंदर में, जिसके चलते वहां पर वो पानी निकाल पा रहे थे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, तो आप लोग इसका इफेक्ट देख सकते हैं। इसको रिपल इफेक्ट की कैटेगरी भी यहाँ पर दी गई है, यानी कि एक जगह आप लोग पुश करो तो दूसरी जगह आप लोगों को इंपैक्ट देखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं आप लोगों को जैसे बोला ना कि आप लोग अगर प्रॉपर वे में अगर नींद लेना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी नींद में आप लोग कटौती नहीं करते हैं, तो पूरा का पूरा दिन जो है वो आप लोग का शानदार रहेगा, एनर्जी के साथ में आप लोग काम कर पाओगे। पर लेकिन अगर नींद ही ढंग से नहीं लेते हो तो पूरा का पूरा दिन भी बेकार रहेगा और हेल्थ भी आप लोग की बेकार हो जाएगी। तो नींद लेने का मतलब है कि हेल्थ भी आप लोग अपनी सही रखना। ठीक है, तो ये इसके अंदर अगर कोई आप लोगों से पूछ ले अभी यहाँ पर डबल डिविडेंड हाइपोथेसिस क्या है, वो डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दी। और ये एक ऐसा इस तरीके से जो नॉर्मली आर्टिकल है ना, ये यूपीएससी इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन पूछती है ऐसे, जो थोड़े से एनालिटिकल बेस होते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, किसके बढ़ने से क्या बढ़ रहा है। एक फेम स्कीम के बारे में बात कर ली और रिपल इफेक्ट आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है, बेसिकली बात की जा रही है फेम स्कीम के बारे में। तो बात की जा रही है जो फेम स्कीम है यहाँ पर वो किसके अंदर ऑपरेट होती है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसका आंसर हालांकि मैंने डायरेक्टली आप लोगों को बताया नहीं, पर फिर भी इस वाली पिक्चर में आप लोगों को इसका आंसर देखने को मिल जाएगा अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। तो जानबूझ के मैंने नहीं बताया, मैंने कहा देखो कि आप लोग आंसर कैसे दे पाते उसका। कोई ऐसा भी है कि ध्यान से मतलब सुन तो रहा है, पीपीटी को ध्यान से देख भी रहा है क्या? ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली इसे पर्पस था। तो इसका आंसर क्या है सही आप लोग बताइए। तो आंसर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आंसर इसका बेसिकली बी हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कल को कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इनको लेकर नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन बनता है तो इसलिए डिटेल में सारी बातें आप लोगों को बता दी, स्कीम भी बता दी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी। अब आप लोग इसको अच्छे से क्लियर करके चल सकते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में ये कवर किया गया है। और ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है उड़ीसा से, यानी कि आप लोगों से यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो दो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें तो ये इंपोर्टेंट है। ये अगर आप लोग उड़ीसा से आते हैं तो स्टेट पीसेस के लिए भी काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। मैप में अगर आप लोग उड़ीसा को देखेंगे तो ये है एग्जैक्ट लोकेशन। इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल, ऊपर झारखंड, साइड में आप लोगों को छत्तीसगढ़ और नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश। तेलंगाना जो है ये यहाँ पर इसको टच नहीं कर रहा है अगर आप लोग यहाँ पर मैप देखोगे तो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर मैप के बारे में। मैप के चलते कई बार क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं, याद रखिएगा। और ये बे ऑफ बंगाल की साइड में आप लोगों को दिखता हुआ नजर आएगा। अब इंपोर्टेंट मुद्दा क्या है वो एक एक कर मैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर करूंगा, जैसे कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। अभी हुआ क्या है, बेसिकली हमारी कंट्री में जो भी म्यूनामेंट है यानी कि जो भी हमारे देश में प्राचीन स्मारक या फिर जो हमारी धरोहर है, ठीक है, उनको हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो कि उनका ध्यान रखता है। उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो खासकर सेंट्रल लेवल पर जिनको मान्यता प्राप्त की हुई है। ठीक है, इस तरीके से यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे हमारे देश में ये एक ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। अभी हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा ये बोला गया है कि कई सारे ऐसे सेक्शन है सॉरी, जो कि यहाँ पर फिलहाल जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो एक कानून लेकर आया जा रहा है वो यहाँ पर सेंटर के कानून के साथ में जो है वो फिलहाल जो है मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उसके साथ में जो है वो एक तरीके से उसको एक नहीं कहते कि कहीं ना कहीं एक जो ऑलरेडी अवेलेबल चीज है उसको अपोज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी उड़ीसा गवर्नमेंट को ये बोला गया कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी ऑर्डिनेंस यहाँ पर लाया गया है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश। अध्यादेश के बारे में संविधान में लिखा हुआ है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है इसके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई अध्यादेश लाती है तो वो लाती है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई ऑर्डिनेंस लाएगी तो कौन से आर्टिकल के थ्रू लाएगी ये आप लोग बताइए। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस यहाँ पर ये लाया गया कि 11वीं सेंचुरी का जो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर में, तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर चीजें लाई गई हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो कि अभी बात की जा रही है कि उसको किस तरीके से लेकर चलना है। तो स्टेट के अंडर ये पावर नहीं है, ये पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कानून आता है उसके अंदर है।
तो एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट जो है 1958 का, जिसको AMASR एक्ट बोलते हैं, उसको बेसिकली यहाँ पर ये जो ऑर्डिनेंस उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, कहीं ना कहीं चेक करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर एक तरीके से अपोज करता हुआ नजर आ रहा है कई जगह। तो इसके चलते यहाँ पर ये सही तरीका नहीं है कि सेंटर के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको आप लोग बेसिकली इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये एक सही तरीका नहीं है। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उड़ीसा गवर्नमेंट को बोला है कि ये कानून जो है वो गलत है। अगर बात करें यहाँ पर एंशिएंट मोन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, ये है बेसिकली 1958 का, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया ताकि हमारी कंट्री में जो भी हिस्टोरिकल म्यूनमेंट्स वगैरह हैं उनकी हम लोग ध्यान रख सकें और उनके बारे में कोई भी उनके रख रखाव कर रख सकें, उनका ध्यान रख सकें। तो उसके चलते प्रॉपर कैसे एक काम करना है, तो ये सारा बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसके अंडर यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन मुद्दा क्या है, अभी मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। अगर बात करें यहाँ पर लिंगराज ऑर्डिनेंस जो यहाँ पर भी लेकर आया गया, यहाँ पर लिंगराज टेम्पल ऑर्डिनेंस जो भी यहाँ पर लेकर आया गया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लिंगराज टेम्पल ऑर्डिनेंस 2020 का जो है वो यहाँ पर इस वाले कानून के साथ में यहाँ पर छेड़खानी कर रहा है, तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है। इसके अंदर यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है जो कि मैं भी कई जगह आप लोगों से जिक्र भी करूंगा। इसमें बोला गया है लिंगराज टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि जो ये मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई इनके द्वारा, ये यहाँ पर फुल टाइम डे टू डे जो भी अफेयर होते हैं यहाँ पर इसके अंदर उसका ध्यान रखेगी। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये जो यहाँ पर कानून लेकर आए गए, ये यहाँ पर कुछ काफी हद तक जो है अभी यहाँ पर दिक्कत क्रिएट करने वाला है दोनों के बीच में, खासकर सेंट्रल और स्टेट के बीच में। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया कि डेवलपमेंट किया जाएगा, जो टेम्पल के आसपास वाला रीजन है उसमें लगभग 66 एकड़ जो एरिया है उसको यहाँ पर इकामरा क्षेत्र के तौर पर डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर उसको प्रिजर्व किया जाएगा, ये बातें इनके द्वारा बोली गई और यहाँ से ये ऑर्डिनेंस निकाल कर लेकर आए इसके तहत कि हाँ ये ऑर्डिनेंस काम करेगा। अभी फिलहाल के टाइम पर यहाँ पर ऐसा नहीं है ये अकेला है, इसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा 8 अदर जो एसोसिएटेड टेम्पल हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि उनको भी टैकल करने की बात की जा रही है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। और ये सारी अगर बात करें यहाँ पर लिंगराज टेम्पल के बारे में, तो ये गवर्न किया जाता है उड़ीसा हिंदू रिलीजियस जो एंडोमेंट एक्ट होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोग कुछ बातें बताऊंगा आखिर इशू क्या होने वाला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बनेगा, खासकर आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब अगर कोई आप लोगों से पूछे कि साउथ इंडिया में कैसे मंदिर बनाए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में कैसे मंदिर बनाए जाते हैं, तो ये टर्म आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, जो नागरा है NAGARA, ठीक है। ये बेसिकली मंदिर आप लोगों को स्टाइल देखने को मिलेगा, एक है यहाँ पर द्रविड़ा और एक है यहाँ पर बेसिकली इसको बोलते हैं वैसारा, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, पर लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझिए कि इसमें क्या दिक्कत है। रटना नहीं है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, हालांकि ज्यादा अंदर घुसना नहीं है आप लोगों को, पर फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों परेशान है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज किया ऑर्डिनेंस का, क्योंकि यहाँ पर जो AMASR है जिसको बोलते हैं एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट, बोला गया कि यहाँ पर जो भी ये है अभी फिलहाल जो है इसके चलते यहाँ पर जो प्रोविजन है इसके वो यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत है, जो स्टेट के द्वारा कानून लाया गया है। तो इसमें इसका जो क्लोज 15(2) है उड़ीसा के ऑर्डिनेंस का, वो यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा है कि आप लोग क्या कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोविजन है कि आप लोग यहाँ पर रिटेल्स ऑफ सेल कमोडिटीज इनसाइड और आउटसाइड द टेम्पल आप लोग लेकर आ सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो AMASR है ये क्या करता है कि यहाँ पर आप लोग इस तरीके से किसी और पर्पज के लिए यहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते, यानी कि इसने कुछ लिमिटेशन लगा रखी है, पर लेकिन स्टेट ने लिमिटेशन यहाँ पर हटा दी है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो 17 का 3 है उड़ीसा ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन यहाँ पर, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर अगर आप लोगों को अगर आज की डेट में यहाँ पर ओवरसीज करना है, लीज और सेल करना है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है जो भी टेम्पल के साथ में अटैच है यहाँ पर, ठीक है, इंक्लूडिंग जो आर्कियोलॉजिकल जो खासकर एक तरीके से आर्टिस्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको एंटीक बोलते हैं कई बार, ठीक है, वो यहाँ पर ये इसके चलते भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है जो इन्होंने इन चीजों को अलाउ किया है। तो यहाँ पर ये चीजें जो हैं वो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है और उड़ीसा गवर्नमेंट ने वो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हटा दी है। इसी के साथ में तीसरा नंबर पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर 22(2)D है ऑर्डिनेंस का, ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं यहाँ पर ये पावर देता है टेम्पल कमेटी को कि एक तरीके से रिपेयर करने हैं ये सारी चीजें उस तरीके से, पर लेकिन ये सारा जो रिपेयर करने का वो सारा मुद्दा आता है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी इनका ये अधिकार नहीं है कि इसके ऊपर काम कर सके, ठीक है। इसी के साथ में स्पेशल दर्शन के लिए इनके द्वारा यहाँ पर पेमेंट रखा गया है, पेमेंट फी वगैरह, ठीक है। तो बोला गया कि इससे भी यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टेम्पल का जो मैनेजमेंट है ऑलरेडी उसका वायलेशन यहाँ पर किया जा रहा है इस तरीके से स्पेशल पेमेंट फी रखकर, यानी कि एक तरीके से एक तो नॉर्मल चीज चल रही है, एक पर्टिकुलर स्पेशल चीजें बना दी, ठीक है।
रिपेयर कंस्ट्रक्शन, वो सारी बातें बोली गई यहाँ पर। उसमें मैंने भी आप लोगों को बताया ऑर्डिनेंस जो है वो रिपेयर कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई न्यू बिल्डिंग आ गया, फिर सेंटर एक तरीके से ना एक जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो ये ओनली अलाउ किया जाता है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी को। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टेट जो है वो यहाँ पर आकर इस तरीके से इंटरफेयर करेगा। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, इनको ज्यादा रटना नहीं है आप लोगों को, बस एक आइडिया रखिएगा कि सेंटर के द्वारा ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून लाया गया वो सही नहीं है, और यहाँ पर उसके अंदर इंटरफेयर देखने को मिल रहा है बेसिकली दोनों के कानून के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगा लिंगराज के बारे में। तो जो लिंगराज टेम्पल है यहाँ पर, ये आप लोगों को उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा, और 11वीं शताब्दी यानी कि 11th सेंचुरी का टेम्पल है यहाँ पर। जो यहाँ पर ये टेम्पल बनाया गया है, तो कई बार आप लोगों से इसके राजा का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो जजाति केशरी जो यहाँ पर 10th सेंचुरी में जो एक तरीके से यहाँ पर जो किंग हुआ करते थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट किया गया था यहाँ पर, तो इन 10th सेंचुरी, और कंप्लीट फिर दूसरे के द्वारा किया गया था। यानी कि ऐसे नहीं जैसे बनाना स्टार्ट एक ने कर दिया, पर लेकिन काफी लंबा समय लग गया, फिर दूसरा यहाँ पर इसको कंप्लीट करके गया। ठीक है, तो जो यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया गया था वो थे यहाँ पर जजाति, और जिसके द्वारा कंप्लीट किया गया था ये थे लता तेंदु। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग देखते हैं, दोनों केसरी। ठीक है, तो दोनों एक ही उसके थे बेसिकली राजा। तो 11th सेंचुरी में यहाँ पर इसको कंप्लीट किया गया, 10th सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लिंगराज जो शब्द है अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर बात की जाती है स्वयं शंभू। एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर, ये एक सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग, यानी कि अपने आप ओरिजिनेटेड होने वाला शिवलिंग। और यहाँ पर शिविज्म एक तरीके से और वैष्णविज्म, यानी कि शिव और वैष्णव के दोनों आप लोगों को भक्त यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये जो सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ये कलिंगा स्कूल ऑफ आर्ट्स या आर्किटेक्चर का आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और 150 के करीब और भी कई सारे टेम्पल्स आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछ ले जाते हैं जो कि थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ये पूछ लेंगे कि यहाँ पर आप लोगों से कि एक तरीके से बिंदु सागर लेक जो है वो कहां पर है। तो यहाँ पर इसी टेम्पल के नॉर्थ साइड में आप लोग को बिंदु सागर लेक भी देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर आप लोग स्टार लगा सकते हैं, और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन भी आसानी से निकल सकते हैं। फिर आप लोग बोलते हो क्वेश्चन कहां से बन गया, तो भाई साहब यहाँ से बन गया। अगर ये टेम्पल न्यूज में है तो इस तरीके से आप लोगों का लेक का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो टेम्पल है इसकी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 4 मेन गेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर डिवाइडेड होते हैं अलग अलग, गर्भगृह हो गया यहाँ पर, इसी के साथ में यजना मंडपा हो गया। ठीक है, नित्य मंडपा हो गया, और इसी के साथ में भोगा मंडपा हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ पर गर्भगृह जो है एक तरीके से अलग एरिया है। ये सारे अलग अलग मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, जिससे कि आप लोग इनको समझ पाएंगे, जहां पर क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। हालांकि अगर बात करें यहाँ पर जो गर्भगृह है यहाँ पर, ये एक तरीके से यहाँ पर सेंट्रम जो सेंटोरियम होता है उसको बोलेंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो यजना मंडपा हो गया, हाल जो हॉल होगा प्रेयर करने के लिए, नृत्य मंडपा हो गया डांस और म्यूजिक के लिए, और भोगा मंडपा हो गया जो कि एक तरीके से प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला गया कि टेम्पल इज आउट ऑफ बाउंड फॉर नॉन हिंदू। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है। जो हिंदू नहीं है, ये बेसिकली हिंदू जो बेसिकली पॉपुलेशन है उसी के लिए नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई गैर हिंदू है तो यहाँ पर इसके अंदर एक तरीके से एंटर तो कर सकता है, यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह ले सकता है, पर लेकिन आउटसाइड आप लोगों को देखने को मिलेगा जो टेम्पल के कॉम्प्लेक्स। तो ये कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में भी आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर की पर्टिकुलर कम्युनिटी का टेम्पल है, और वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी पवित्रता बनाने के लिए जो सेंक्टम सेंक्टोरियम है यहाँ पर, एक तरीके से पवित्रता बनाए रखने का है इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट, कि यहाँ इसको उस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें आप लोगों से और बताओ, यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली। ठीक है, तो ब्लैक पगोडा बोलते हैं उनकी डार्क कलर की वजह से, और मैग्नेटिक पावर जिससे माना जाता है कि वो शिप को जो है वो अपनी तरफ को खींच लेते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार दिक्कतें देखने को मिलती थी। जगन्नाथ जो टेम्पल है इनको यहाँ पर व्हाइट पगोडास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। कुछ यहाँ पर फेस्टिवल्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, जैसे सावित्री हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर रुकुना रथा यात्रा हो गया। रुकुना रथा यात्रा जो है यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। कई बार आप लोगों ने टेम्पल की यात्रा देख के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर ये फेस्टिवल जो है इसी से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ अलग अलग टाइम में, जैसे यहाँ फरवरी हो गया अराउंड, ये यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली अप्रैल। अगर टेम्पल की स्ट्रक्चर आप लोग को यहाँ पर दिखाई जाए तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर टेम्पल की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब ये जो टेम्पल है इसमें अगर बात की जाए तो इसकी स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अगर आप लोग इसको समझना चाहेंगे तो ये कल्चर का पार्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, जो हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आता है। टेम्पल का जो आप लोग को स्टाइल देखने को मिलेगा ये है कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल है। यहाँ पर ये आप लोग को पता होगा, जिसको आज के डेट में आप लोग उड़ीसा बोलते हैं, पहले यहाँ पर उत्कल के नाम से जानते थे। कलिंगा या फिर प्रीवियसली इसको उत्कल, और इन प्रेजेंट आप लोग यहाँ पर बेसिकली
उड़ीसा के नाम से बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। ईस्टर्न इंडियन स्टेट है जो उड़ीसा, अब मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाया। तो जो स्टाइल है नॉर्मली यहाँ पर 3 टाइप के आप लोगों को डिस्टिंक्ट यहाँ पर टेम्पल्स जो है देखने को मिलते हैं। एक में बोला जाए यहाँ पर किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनको बोला जाता है यहाँ पर रेखा धुला, ठीक है, धुला आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें बेसिकली पर्टिकुलर जिस तरीके की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अबव द श्राइन यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है जिसको गर्भगृह बोलते हैं, इसके ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ पर बोला गया है। दूसरा यहाँ पर बेसिकली जिसको बोलते हैं यहाँ पर पिंदा, ठीक है, बेसिकली पिधा धुला। तो ये पिधा धुला आप लोग को देखने को मिलेगा, इनको आप लोग बेसिकली मंडपास, ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हैं स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट यहाँ पर हो गया, इसको बोला जा रहा है बेसिकली खागरा धुला, ठीक है, जिसको यहाँ पर बेसिकली गोपुरम आप लोग यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सिस में आप लोग को सारा सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके से टेम्पल का कहीं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये कलिंगा स्टाइल में स्ट्रक्चर आप लोग को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है हिस्ट्री का पार्ट, अगर इसके बारे में आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2 और 3 इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज आप लोगों के बारे में पूछा जा सकता है। और किसी कंट्री के साथ में रिलेशन के बारे में लिखने के लिए आए तो डिफेंस का पॉइंट भी आप लोग वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी 9th जो एडिशन है इंडिया और बेसिकली जो किर्गिस्तान है उसके साथ में हमारी एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्स की आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी एक्सरसाइज, ठीक है। तो उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो ये 9th एडिशन है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये जो एडिशन है यहाँ पर जो बेसिकली 22 मार्च से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है, और 6 अप्रैल तक यहाँ पर ये चला। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये हमारी कंट्री में कहां पर आप लोगों को देखने को मिला, ये आप लोगों को समझ सकते हैं। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी कंट्री में जो स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक है, जो कि बकलोह में है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में, यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज है लगभग 2 सप्ताह के करीब चली। एक दूसरे के साथ में कैसे मिलकर काम कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर चीजों को टैकल कर सकते हैं, खासकर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, उसमें एक दूसरे से टेक्निक सीखी जाती है। ट्रेनिंग का बेसिक पर्पज ये होता है, जिससे जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं ना, इसका मतलब ये नहीं कि बस मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब आप लोग कमेंट करते हो, कई सारे क्वेश्चन पूछते हो, कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारे बच्चों के द्वारा जिनके बारे में मुझे नहीं पता होता, मुझे सर्च करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि गूगल विकिपीडिया तो मैं हूं नहीं कि मुझे सारी चीजों के बारे में पता है। मैं भी आप लोगों की तरह सीख सीख कर ही आगे बढ़ता हूं। तो हर एक इंसान सीख सीख कर ही आगे बढ़ता है, बस हाँ फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो सकती है। जो चीज आप लोगों को पढ़ने में ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं इतने दिनों से पढ़ रहा हूं, मैं उसको थोड़े कम टाइम में समझ लेता हूं और फिर उसको समझ के फिर आप लोगों को समझा देता हूं। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, आप लोग भी बेसिकली चीजों को इस तरीके से अगर पढ़ना स्टार्ट कर दें, किसी को पढ़ाना है, तो आप लोगों को चीजों को समझने का आप लोगों का लेवल चेंज हो जाएगा। तो हमेशा इस तरीके से चीजों को देखो तो काफी कुछ आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिक पर्पज यहां पर यह कि चीजों को पहले समझना स्टार्ट करो, फिर आप लोगों को चीजें जो है वो आसान भी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो स्पेशल फोर्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर अगर बात करें तो, यानी कि एक तरीके से अगर बात करें कैसे टेक्निक है सीखने की बात की जाती है, तो एक दूसरे के क्या क्या चीजें हैं उसके अच्छा यानी एक के अंदर कुछ अच्छी चीजें दूसरे के अंदर कुछ है, कैसे मिलकर काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। सुना होगा ना कई बार कि यार ये मेरा रूम पार्टनर, इसके साथ में मैं रह नहीं पाऊंगा, बेसिकली इसका नेचर ही बिल्कुल अलग है। तो उसके अलग नेचर से भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिल जाती है। तो ये चीजें आप लोग बोल सकते हैं। तो जो कजाकिस्तान है यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक ये बेसिकली ऊपर हो गया कजाकिस्तान और यहाँ पर हो गया किर्गिस्तान, ठीक है। तो किर्गिस्तान जो है इसकी कैपिटल आप लोगों को बिश्केक देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और यहाँ पर चाइना हो गया, इधर आप लोगों को अपनी कंट्री देखने को मिलेगी। ये अफगानिस्तान हो गया, तजाकिस्तान है इसके ऊपर, उसके ऊपर किर्गिस्तान, उसके ऊपर कजाकिस्तान, ऐसे यहाँ पर ये उज्बेकिस्तान हो गया। तो ये सारे तान आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है, अगर बात की जाए तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, कजाकिस्तान जो है वो कौन कौन सी कंट्री के साथ में अपनी बाउंड्री जो है, किर्गिस्तान जो है कौन कौन सी कंट्री के साथ में अपनी बाउंड्री टच करते हैं, चाइना, अफगानिस्तान, इसी के साथ में तजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर ए में बोला गया 1 2 3, बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, अगर इसके बारे में बात की जाए ढंग से अगर देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे। तो यहाँ पर ये बेसिकली चाइना के साथ में टच करता है, मैंने भी आप लोगों को दिखाया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ में टच कर रहा है, बताइए आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ में तो टच करता ही है। तो आंसर या तो सी है या फिर डी है, बताइए चलिए क्या है सही आंसर। आइए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ में टच नहीं करता है, यहाँ पर देखिए मैंने भी आप लोगों को दिखाया, ठीक है। अफगानिस्तान दूर में थोड़ा, ये चाइना के साथ में टच करता है, और तजाकिस्तान और कजाकिस्तान में टच करता है, और उज्बेकिस्तान भी यहाँ पर पहले यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर इस तरीके से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक साइड में हो गया कजाकिस्तान, ये टच कर रहा है, एक साइड में हो गया यहाँ पर उज्बेकिस्तान, ठीक है, दूसरा ये टच कर रहा है, तीसरा हो गया तजाकिस्तान और चौथा हो गया चाइना, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ऑप्शन में जो है यहाँ पर कजाकिस्तान आप लोगों ने दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेगा आप लोग यहाँ पर, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर सही, तो आंसर इसका सी हो गया बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग के बन जाएंगे। मान लीजिए डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है, अब आप लोग से डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया,
तो आप लोग देखते हैं ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए इस तरीके से फ्रेम किया गया है, जिसमें एक डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से पूछ लिया गया है, यानी कि थी तो एक्सरसाइज पर लेकिन मैथ बेस्ड क्वेश्चन बन गया। तो यूपीएससी ऐसे गेम खेलती है आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस तरीके से फ्रेम हुआ है पूरा, जिसमें यहाँ पर आप लोग इसको समझ पाए अच्छे से कि अच्छा ऐसे भी आप लोगों को तैयारी करनी है। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। अभी यहाँ पर ये न्यूज में क्यों आ गया मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसलिए यहाँ पर जो आईएमएफ है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसके द्वारा अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, यानी कि उसके द्वारा यहाँ पर ये बताया कि जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था फूड सब्सिडी प्रोग्राम, ठीक है, उसकी वजह से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है एक तरीके से उसमें भी काफी ज्यादा कमी आई है। खासकर अगर बात करें इंडिया की फूड सब्सिडी प्रोग्राम जो है वो प्रिवेंट कर पाया कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में इंडिया न पहुंचे ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पर। कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो कितने वर्ग को कितने लोगों को क्या क्या फायदे हुए अगर बोले तो एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसके बारे में याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो कोविड-19 में ये जो स्कीम है ये अपना काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर कर पाई। इस स्कीम के बारे में आप लोग समझिएगा। यहाँ पर बेसिकली बोला जाए तो आईएमएफ ने सीधी सीधी बात यहाँ पर ये बोली है कि अगर बात करें फूड जो यहाँ पर एक तरीके से ट्रांसफर जो किया गया, ठीक है, लोगों को एक तरीके से यहाँ पर खाना प्रोवाइड कराया गया प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना की वजह से, तो बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचाया गया यहाँ पर। और काफी लार्ज स्केल पर इंडिया ने पास्ट में भी काम किया है, 2014 से लेकर 19 तक हम लोगों ने काफी लार्ज स्केल पर डिक्लाइन किया है जो पॉवर्टी को यानी कि गरीबी को हम लोग निकाल पाए। पर लेकिन जैसे ही 2020 में यहाँ पर पेंडेमिक हुआ और यहाँ पर कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगे तो बहुत सारे लार्ज स्केल पर हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को खाना प्रोवाइड कराया। तो जो स्कीम यहाँ पर लाई उसके चलते डबल लोगों को खाना मिलना स्टार्ट हो गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की वजह से। तो बहुत सारा फायदा यहाँ पर लोगों को देखने को मिला। तो वर्ल्ड में बिगेस्ट ये एक ऐसी स्कीम थी जिससे यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ और यहाँ पर इस तरीके से सब्सिडाइज फूड जो है वो लोगों के अकाउंट तक पहुंचाया गया। तो एक स्कीम के बारे में आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना जिसको बोला गया, ये एक तरीके फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 26 मार्च 2020 में। मार्च के महीने में आप लोगों को पता है लॉकडाउन लगे थे कोविड-19 की वजह से, तो तभी यहां पर ये स्कीम चलाई गई। तो ये जो प्रोग्राम है किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, क्वेश्चन बन जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर देखने को मिलेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का जो डिपार्टमेंट है जो कि यहां पर इसको टैकल करता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलोग्राम राइस जो इसी के साथ में जो व्हीट पर पर्सन और इसी के साथ में 1 किलोग्राम दाल ईच फैमिली को प्रोवाइड कराया गया। ये आप लोग याद रखिएगा, जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के तहत जो चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं वो तो चल ही रही थी, अब ये एक सप्लीमेंट्री हो गई। ऑल्टरनेटिव और सप्लीमेंट्री दो चीज में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव का मतलब यहाँ पर ये होता है मैं आप लोगों को बोलता कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन की वीडियो जो है वो लेकर आऊंगा या फिर नैनो मैगजीन लेकर आऊंगा, ठीक है, तो यानी कि एक चीज लेकर आ सकता हूं, दोनों में से एक चीज चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर अभी क्या हो गया, फिलहाल आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी इसी के अंदर आने लगे और आप लोगों की जो है बेसिकली जो नैनो मैगजीन भी कंटिन्यूअस चल रही है, यानी कि उन्हीं में से क्वेश्चन निकाल दिए आप लोगों के। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सप्लीमेंट्री हो गया, यानी कि जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसी के अंदर चीजों को इस तरीके से इंप्रूवमेंट कर दिया गया कि उतने ही टाइम में आप लोग की जो पढ़ाई है वो और ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। तो ये सप्लीमेंट्री चीज होगी, यानी कि जो चल रहा है वो नहीं हटा और एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो गई, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को बेसिकली देखने को मिलेगी। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से चीजें कैसे चेंज होती हैं अगर ढंग से उसको सिस्टमेटिक वे में लेकर चला जाए, ठीक है। वो अलग बात है कि आप लोगों ने टारगेट पूरा नहीं किया था, मैं बोलता बोलता थक गया, मैंने कहा लोग लाइव आ जाओ, 5000 नहीं 2500 आ जाओ, पर लेकिन वो आप लोगों के जो कान पर जो है जू नहीं सर गई, ठीक है। चलिए जो भी है आप लोग पढ़ते रहिए, बेसिकली पढ़ाई होती रहनी चाहिए। आप लोगों को जैसे भी सेट लगता है अपना टाइम टेबल आप लोग चला सकते हैं। तो ये स्कीम के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, जिसका अभी यहाँ पर बढ़ाई की है आईएमएफ के द्वारा, तो इसके चलते क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो स्कीम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बात की जा रही है कि आप लोगों को स्टेटमेंट बतानी है कौन सी यहाँ पर करेक्ट है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बोला गया है कि एक फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है जो कि अनाउंस की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 26 मार्च 2020 में पेंडेमिक के टाइम पर। यह प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यहाँ पर चलाया गया। तीसरी स्टेट में बोला गया कि 5 किलोग्राम राइस और इसी के साथ में या फिर और व्हीट दिए गए यहाँ पर जो कि पर पर्सन को, इसी के साथ में 1 किलोग्राम दाल भी दी गई ईच फैमिली को, ठीक है, जो राशन कार्ड होल्डर है। सही आंसर क्या है, में बोला गया 1 2 बी बोला गया 2 3 सी बोला गया 1 3 डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोग बताइए। फिर से मैं आप लोगों को बोलता हूं वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए, इसके बाद में आंसर आप लोगों को देखना है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, इसका सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि आप लोगों को सही आंसर यहाँ पर सी देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्या हो गया, यहाँ पर सी आंसर सही है, सेकंड में क्या स्टेटमेंट गलत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बोला गया है, जबकि मैंने यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर बोला था जो इसका बेसिकली आंसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में बनते हैं। थोड़ा सा भी अगर ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो ये था पूरा क्वेश्चन विद आंसर और विद पूरा टॉपिक के साथ में। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों से यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 3 और इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी के पॉइंट ऑफ से आप लोगों से पूछा जा सकता है। अभी यहां पर इसके बारे में बात करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ जो आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी है और स्पेस जो कि जितेंद्र सिंह जी के अंडर में है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया 5 न्यू साइट्स लोकेटेड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द फ्यूचर। एक शब्द यूज किया गया इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या है कि ऑलरेडी आप लोग को अप्रूवल मिल चुका है, जब काम आप लोग को करना हो कर लेना। यानी कि बैंक से बोलो कि 5 करोड़ लोन मुझे चाहिए, तो आप लोगों ने बैंक से 5 करोड़ लोन अप्रूव करवा लिया। अब ये आप लोगों की मर्जी है, जब आप लोगों को इसको निकाल कर यूज करना है आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यानी कि पहले से ही अप्रूवल ले लेना और काम को बाद में स्टार्ट करना, ये बातें यहां पर बोली जा रही है। फिलहाल जो है हमारी कंट्री में कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर आने वाले टाइम पे हम लोग और ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो अपनी कंट्री में लाना चाह रहे हैं। इसके कई सारे रीजन है। पॉइंट नंबर 1 तो ये कि हम लोग चाहते हैं आज की डेट में जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कोयले से हट जाए, यानी कि कोयला हम लोग को यूज नहीं करना पड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, कोयले का जो इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक काफी फायदेमंद आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एनवायरमेंट को भी फायदा है और इसी के साथ में जो कई सारी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहती है वो भी कहीं ना कहीं कम होती नजर आएगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात की जा रही है अपने देश के अंदर में, और ये प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम यूज करेंगे जो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम आप लोग को होता हुआ नजर आएगा। ये पूरा एक किसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी बनेगी, फिर यहाँ पर टरबाइन चलाएंगे और फिर वही सिस्टम है जिससे यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करी और फिर यहाँ पर सिटी या फिर गांव तक इस जो है एनर्जी को पहुंचा दिया गया। पर लेकिन यहाँ पर जो ईंधन यूज किया जाएगा वो एक तरीके से जो न्यूक्लियर ईंधन यूज किया जाएगा, जिसमें आप लोग कई बार यूरेनियम या फिर थोरियम वगैरह भी यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर चीजें हैं। अभी बात करें तो लोकसभा में इन्फॉर्म किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि यहाँ पर कई सारे एरिया में अप्रूवल दिए जा रहे हैं आने वाले टाइम में, ताकि हम लोग अपनी कंट्री में जो है जो बेसिकली प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है अपनी कंट्री में यूज कर सकें। 700 मेगावाट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके चलते आने वाले टाइम में काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। टारगेट ये रखा जा रहा है कि 2031 तक का यहाँ पर ये 22,480 मेगावाट जो है यहाँ पर इससे बेसिकली काम को करेंगे। यानी कंस्ट्रक्शन में सारी चीजें चल रही हैं। अभी यहाँ पर प्रेजेंटली 22 रिएक्टर है, टोटल एनर्जी जो है 6,780 मेगावाट है। तो इसको और लार्ज स्केल पर बढ़ाने की बात की जा रही है, तो इससे काफी ज्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा। अपकमिंग कई जगह फैसिलिटी है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कोटा राजस्थान के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर और भी कई जगह अभी यहाँ पर इस तरीके से फैसिलिटी बनाई जा रही है। यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर अभी इसके ऊपर शिफ्ट की जा रही है। पर लेकिन आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कई सारे हम लोग अपने देश में सारी चीजें बना तो रहे हैं, हम लोग अलग अलग देश से हेल्प ले रहे हैं इनको बनाने में। किसी में यूएसए हेल्प करता हुआ नजर आएगा, किसी में कनाडा, किसी में फ्रांस वगैरह, और कई सारे रशिया आप लोग हेल्प करते हुए नजर आएंगे। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आप लोग आज के डेट में उठाकर देखोगे, ये वो कंट्री है जो अपने आप को न्यूक्लियर जनरेशन से दूर करती हुई जा रही है। यानी कि अपने आप ये सोलर एनर्जी पर फोकस कर रही है और हमारे जैसी कंट्री को यहाँ पर ये इस तरीके एनर्जी यूज करने के लिए बेसिकली फोर्स कर रही है। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे देश में कल को अगर न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोयले से अगर बात करेंगे तो उससे इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचता है, इससे कम नुकसान पहुंचेगा। पर लेकिन इसमें से जो रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं, जो एक तरीके से बाई प्रोडक्ट जो यहाँ पर निकल के आते हैं, वो एक कितना रिएक्टिव होता है कि काफी लंबे समय तक यहाँ पर एक इसका जो वेस्ट बचता है वो एक नुकसानदेह होता है काफी ज्यादा। और कल को चलकर जैसे अभी यूक्रेन के अंदर आप लोगों को देखने को मिला था चेरनोबिल वगैरह, जापान के अंदर आप लोगों को देखने को मिला था पूरा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो ध्वस्त हो गया था। तो बहुत ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। कल को किसी के साथ में लड़ाई हुई तो आप लोग के न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो उसके द्वारा टारगेट किए जा सकते हैं, तो ये भी बर्बादी देखने को मिल सकती है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि यूरोपियन कंट्री जो है अपने आप जिनसे दूर भागती हैं, वो कोशिश करते हैं कि दूसरे देश में जाकर पैसा कमाया जाए उसी चीज से। तो ये काफी गलत काम भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट है साइट्स, जो कि आप लोगों से कई बार मैच करने के लिए भी आ जाती है। इसके बारे में याद रखिएगा, और अगर आप लोग के राज्य के अंदर आती है तो कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कौन से स्टेट में ऑपरेट होते हैं? कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। ए में बोला गया 1 2 3, बी बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, ये आप लोग को बताना है। तो यहां पर जो आंसर सही होगा वो है क्या, आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर रीजन में आप लोग यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि जो पॉइंट नंबर यहां पर ये है झारखंड, इसमें आप लोग को नहीं नजर आएगा, तो आंसर यहां पर सी हो गया। ठीक है, तो झारखंड के अंदर नहीं है फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग बात करते हैं, तो इसके चलते आप लोग यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इसका आंसर आप लोग को सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग समझ सकते हैं। एक और इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में कवर की गई है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में।
हमारी कंट्री में काफी ज्यादा न्यूज में रहता है ये टॉपिक जिसके बारे में बात की जा रही है। गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम स्टार्ट की गई थी, तो उसके चलते कई बार कई सारे क्वेश्चन उठ चुके हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 के अंदर भी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो कई सारी बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एनवी रमन साहब हैं उनके द्वारा एश्योर किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर बेसिकली हियरिंग स्टार्ट की जाएगी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में, जो कि यहाँ पर स्कीम लाई गई थी, जिसके चलते कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा काफी अच्छा खासा पैसा कमाया गया। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो कि एडीआर है उसके द्वारा चैलेंज किया गया यहाँ पर कि ये डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रही है एक तरीके से जो यहाँ पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो यहाँ पर जाता है वो गवर्नमेंट के पास में जाता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड कुछ ऐसा होता है और यहाँ पर एक ही बैंक के द्वारा इशू किया जाता है जिसका नाम है एसबीआई। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है एक तरीके से यहाँ पर कोई अगर बॉन्ड लेना चाहता है तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिसने बॉन्ड खरीद लिया बैंक से उसके बारे में पता होगा, ठीक है, किसके अकाउंट में लेकर जाकर यहाँ पर जमा किए उसके बारे में पता होगा। पर लेकिन यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर यह कि किस बैंक से लेकर यहाँ पर, मान लीजिए मैं कोई इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेता हूँ यहाँ पर एसबीआई से, ठीक है, किस पॉलिटिकल पार्टी के खाते में मैं जाकर जमा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर उस पॉलिटिकल खाते के अमाउंट तो पता चलेगा, पर लेकिन कहां से आ गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। ठीक है, यानी कि उसको पब्लिक नहीं किया जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, इसके बारे में याद रखिएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है यहाँ पर ये सिटीजन या फिर जो कंपनी वो ले सकते हैं और एसबीआई से ही आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये इंटरेस्ट फ्री है, इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं तो एक तरीके से इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। इंट्रोड्यूस किए गए थे यहाँ पर 2018 में, और उस टाइम पर यहाँ पर ये बोला गया था कि केवाईसी के थ्रू यहाँ पर जाएगा यहाँ पर कि नो योर कस्टमर, इनके बैंक को पता होगा। पर लेकिन रियलिटी में ये एक वेग प्रोसीजर हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली। तरीका ऐसा है कि यहाँ पर जिस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया जा रहा है अब मैक्सिमम उसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा जो पावर में है, क्योंकि उसी से अपने काम निकलवाने होते हैं सबको, तो वहीं से ही सारा चंदा जाएगा। 1000 का खरीद सकते हैं, 10,000, 1 लाख या फिर 1 करोड़ का खरीद सकते हैं, यानी कि 1000 से लेके 1 करोड़ तक की रेंज है यहाँ पर। अगर खरीद लिया तो ओनली आप लोगों को यहाँ पर ये 15 डेज के लिए वैलिड रहेगा। 10-15 दिन के अंदर अंदर पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जाकर जमा करना ही करना पड़ेगा आप लोगों को। ये फर्स्ट 10 डेज जनवरी के महीने, फर्स्ट 10 डेज अप्रैल के, फर्स्ट 10 डेज जुलाई और फर्स्ट 10 डेज यहाँ पर जो आप लोगों के अक्टूबर के महीने में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोग इनको खरीद सकते हैं। सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का जो है उसके थ्रू आप लोग अगर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और कोई लास्ट इलेक्शन जो हुआ उसमें 1% वोट आप लोग को मिली है, तो ही आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के दिए भागीदार होंगे। तो मोस्ट रिसेंट जनरल इलेक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये बोला गया कि पूरा का पूरा जो ये प्रोसीजर है ये वेग है, सही नहीं है, इसे पैसा कहां से आकर कहां जा रहा है उसके बारे में प्रॉपर पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है, यानी कि फैक्ट ये कि सोल्ड किए जा रहे हैं यहाँ पर एसबीआई के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर किसी दूसरे अकाउंट के खाते में यहाँ पर चले गए तो गवर्नमेंट जाकर यहाँ पर एक तरीके से जिसके खाते में जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई बड़ी कंपनी जो है वो क्या करेगी, वो प्रोवाइड कराएगी एडवांटेज लेने के लिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर उसी को देगी जहां पर उसको फायदा होगा। अब यहाँ पर दूसरी को कोई मिलता ही नहीं है, तो मैक्सिमम पैसा जो है यहाँ पर जो पावर में यहाँ पर एक तरीके से पार्टी उसी को जाता है। दूसरी बात यहाँ पर ये बोली गई, पहले ये बोला गया था कि नॉर्मली अगर कोई कंपनी यहाँ पर खरीदना चाहती है तो उसके ऊपर एक लिमिट थी कि 7.5% जो एवरेज उसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है पास्ट 3 ईयर में, उसके हिसाब से यहाँ पर ये कंपनी वाले पेमेंट कर सकते थे। अब वो कैप भी यहाँ पर हटा दी, उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये कि कई सारी तरीके से यहाँ पर जो मनी है अब गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी के पास में आ रही है और उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस लगाने वाला भी नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पर एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड रहता है जब इलेक्शन आते हैं तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रहा है, ये मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर इसके ऊपर कई सारे क्रिटिसिज्म लगाए जा रहे हैं। तो ये काफी एक ऐसी स्कीम है जिसके बारे में आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे कौन से बैंक के द्वारा इशू किया गया, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर सिस्टम है, यहाँ पर बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी किसके अंदर रिप्रेजेंटेशन जो पीपल एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर होनी चाहिए, तो वो कौन सा एक्ट है। तो ये कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर। ठीक है, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, और अगर डाउट होगा तो बताना जरूर। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, और जो क्वेश्चन भी मैंने पूछे वो भी आप लोगों को दिखाता हुआ चलूंगा जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की किसके बारे में, बेसिकली डबल डिविडेंड हाइपोथेसिस के बारे में। तो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, कितना हम लोग क्या क्या चीजें खरीद रहे हैं, कोई डाउट अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में फेम स्कीम के बारे में हम लोगों ने बातें की। ठीक है, रिपल इफेक्ट क्या है वो भी मैंने बताया। अब यहाँ पर फेम स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये आप लोग को बताना है। चलिए अटेम्प्ट कर लीजिए इनको। ठीक है, आंसर आप लोग को बताई दिए। दूसरा मैंने यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस किया काफी अच्छे से यहाँ पर बेसिकली, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। पूरा हिस्ट्री का भी पोर्शन आप लोगों को कवर हो गया क्लचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने 2 क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये कि क्या क्या इनको बोला जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बेसिकली उड़ीसा के ब्लैक पगोडाज किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है।
नेक्स्ट यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को स्कीम के बारे में बता ही दिया, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अगर क्वेश्चन बन जाए तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी एक एक्सरसाइज के बारे में, और मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि किर्गिस्तान को कौन कौन सी कंट्री टच करती है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर इसका, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा एक बार अच्छे से फिर से। इसी के साथ में एक स्कीम के बारे में मैंने बात की आप लोगों से, जो कि यहाँ पर अभी IMF के द्वारा जिसको बोला गया अच्छी स्कीम है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, तो क्या होगा सही आंसर आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर एक और मैंने आप लोगों से डिस्कस किया यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, तो ये स्कीम है, इसके ऊपर ही मैंने क्वेश्चन पूछा, इसका भी आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो कैसा रहा आज का ये डिस्कशन जरूर बताएगा, टकटकी लगाकर देखा कि नहीं देखा। मॉर्निंग के लेक्चर को जरूर अच्छे से एंजॉय कीजिए, और ये इवनिंग में आते हैं करंट और स्टैटिक का एक शानदार मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों की पढ़ाई को एक अच्छी डायरेक्शन देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।